नमस्ते विद्यार्थियों। अ, आज हम बी ए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र पर अध्ययन कर रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र जैसा हमने पहले बताया है कि भारतीय प्रमुख विचारकों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और मनु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मनु के जो राजनीतिक विचार हैं, राजनीति से संबंधित क्या विचार उन्होंने व्यक्त किए थे, उस पर हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि राज्य के बारे में मनु की क्या विचार हैं। मनु के जो पश्चिमी दुनिया के जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। और तो भारतीय जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो सर्वप्रथम हम मनु के द्वारा जो विचार व्यक्त किए हैं उन पर हम आज जानने का प्रयास करते हैं। और मनु कहता है कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति के संबंध में यद्यपि उसके एक प्रत्यक्ष और स्पष्ट विचार विवरण उसका नहीं मिलता है कि किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है, किंतु जो उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बात की है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, उन्होंने माना है कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है या राजा की जो उत्पत्ति होती है वही राज्य की उत्पत्ति है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही है, किंतु राजा के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राजा कैसे बनाया गया था और कैसे और उसी से राज्य का निर्माण हो जाता है। तो जब मनु कहता है कि जब सारी दुनिया में लोक व्यवस्था में सर्वत्र अराजकता का वातावरण फैला हुआ था, भय का वातावरण फैला हुआ था, तब जो है ईश्वर ने एक राजा को यहाँ पर नियुक्त करके भेजा था। और राजा की नियुक्ति करने से पहले उन्होंने एक दंड विधान बनाया था और उस दंड विधान को पृथ्वी लोक पर उन्होंने भेजा और राजा को भी नियुक्त किया और उससे राजा से कहा कि इस दंड विधान का पालन कराने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। आपका जो कार्य है वो इस दंड विधान को जनता से पालन कराए और स्वयं भी उसका पालन करे। तो जब राजा की जो निर्माण किया गया था या नियुक्ति की गई थी, तो उसमें ईश्वर के द्वारा 8 देवों के अंशों को उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था या उसके अंतर्गत उन 7 जो गुण हैं उनको उसके अंतर्गत अंतर्निहित किया था या उसमें डाला था। और इन 8 देवों में के अंतर्गत इंद्र है, वायु है, यम है, सूर्य है, अग्नि है, इसके अलावा वरुण है, चंद्र है, कुबेर है। इन 8 देवताओं के अंशों को, गुणों को लेकर के राजा का निर्माण किया और पृथ्वी लोक पर उसको ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष आता है कि किसी भी राजा के अंतर्गत, उसकी योग्यता के अंतर्गत इन 8 गुणों का, इन देवताओं के 8 गुणों का निहित होना या उसमें ये गुण होना अनिवार्य है, तभी वो सही तरीके से प्रजापालन कर सकता है, सही निर्णय ले सकता है और जो दंड विधान ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है उस दंड विधान को सही तरीके से वो लागू कर सकता है। तो जो दंड राजा को बनाने से पहले जो दंड विधान प्रावधान जो ईश्वर के द्वारा किया जाता है वो देवीय विधान है और उस देवीय विधान को लागू करने वाला साधन के रूप में राजा को नियुक्त माना जा सकता है या उसको नियुक्त किया था। और इस दंड विधान के भय के कारण, इस दंड के भय के कारण ही जो जनता है, आम जनता है, राजा है, सभी लोग जो है अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे इसके भय के कारण। यदि ऐसा नहीं होगा, दंड विधि नहीं होगी, दंड का पालन नहीं होगा, तो पुनः सर्वत्र अराजकता का वातावरण, भय का वातावरण, चारों तरफ अराजकता फैल सकती है। तो इसलिए हमेशा जो दंड है
उसको उस जो विधियां हैं उनको लागू किया जाना चाहिए पृथ्वी लोक पर, तभी जा कर के शांति सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित हो सकती हैं। तो इस तरीके से मनु का ये है, मनु के विचार ये हैं कि राजा को ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, किंतु उसको स्वामी के बजाय उसको एक साधन के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था कि जो दंड विधि है उसका वो पालन कराएगा, उसको लागू करेगा। तो इसके बारे में इस तरीके की बातें मनु के द्वारा व्यक्त की गई हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राजा की उत्पत्ति के बारे में। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष आता है राज्य की प्रकृति के संबंध में कि राज्य कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, तो जो निष्कर्ष आता है वो ये कि राज्य जो है वो देवीय विधान के अधीन देवीय संस्था है। यानी कि राज्य के लिए जो देवीय विधान बनाया गया है, दंड व्यवस्था बनाई गई है, उस दंड व्यवस्था के अधीन राजा भी रहता है और प्रजा को भी उसके अधीन रखा जाता है। किंतु राजा का स्थान कुछ उच्च है क्योंकि उसमें देवीय अंशों को उसमें सम्मिलित किया गया है, 8 देवताओं के अंशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस वजह से वो उसका स्थान उच्च हो जाता है और सर्वगुण संपन्न राजा हो जाता है और सही उचित निर्णय लेने की क्षमता उसके अंतर्गत रहती है। तो उन दंड विधानों को वो लागू कराता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि देवीय विधान के अधीन देवीय संस्था है राज्य या राजा, देवीय संस्था के रूप में है। दूसरी बात यह है कि दंड विधान को लागू करके ही कल्याणकारी राज्य को बनाया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि राज्य स्वयं में अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि ये देवीय विधान को लागू करने वाला एक साधन है। तो 3 प्रकार के इसमें बातें आती हैं कि जो राज्य है वो देवीय विधान के अधीन एक संस्था है, देवीय संस्था है, और दंड विधान को लागू करके ही लोकहित को साधा जा सकता है। और राज्य अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन के रूप में है जो दंड विधान है या ईश्वर के द्वारा जो दंड व्यवस्था स्थापित की गई है उसको लागू करने वाली एक साधन के रूप में एक संस्था है। तो अब बात ये आती है कि जो राज्य है, मनु के अनुसार जो राज्य है, उस राज्य का निर्माण किस प्रकार से होता है और निर्माण के संबंध में उसकी जो राज्य का जो गठन होता है उसके संबंध में उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है। भारतीय जो प्राचीन काल के जो जितने भी विचारक हैं उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है और ज़्यादातर वो सप्तांग सिद्धांत को ही देते हैं। तो मनु भी इसी प्रकार से सप्तांग सिद्धांत इन्होंने दिया है और इन 7 तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। यद्यपि उन्होंने उसका प्रकृति के शब्द का प्रयोग किया है, किंतु प्रकृति नहीं, ये निर्माण है राज्य का, किन तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। तो इन 7 तत्वों के अंतर्गत सबसे पहला है स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और सुहृद यानी कि मित्र। ये 7 जो अंग हैं इनसे मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। और स्वामी किसको कहा है उन्होंने? राज्य के निर्माण के अंतर्गत स्वामी जो तत्व है वो क्या है? तो बेसिकली ये राजा है और राजा जो है वो 8 देवताओं के अंश से मिला करके बनाया गया है और ये सारे जो 8 सद्गुण हैं उन गुणों के आधार पर राजा का निर्माण होता है और इन सद्गुणों के आधार पर ही वो प्रजा सही तरीके से प्रजा पालन कर सकता है। ऐसे गुण संपन्न जो व्यक्ति होता है वही प्रजा का पालन सही तरीके से या राज्य का संचालन कर सकता है। अपने दूसरा अंग जो है वो अमात्य है और अमात्य जो है
वो मंत्रीगणों को उन्होंने कहा है कि मंत्रीगण जो होते हैं वो अमात्य के रूप में कार्य करते हैं। राजा के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कार्य हैं, उनको सफल संचालन करने के लिए कुशल, योग्य, चरित्रवान, सर्वगुण संपन्न, कुलीन व्यक्तियों का होना अनिवार्य है किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए। और सही सलाह देने के लिए, राजा को सही सलाह देने के लिए ऐसे मंत्रीगणों को राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है जिससे कि वो अपने शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला सके। और इनमें ये सभी जो योग्य, गुणवान, कुशल और चरित्रवान व्यक्ति इसके अंतर्गत होने चाहिए। तो इनका नाम अमात्य उन्होंने दिया है। तीसरा जो अंग है वो पुर है। पुर यानी कि बेसिकली ये जो राजधानी होती है उसके बारे में बात करता है कि राजधानी भी राज्य का एक अंग है। और राजधानी जो है जिसमें कि राजा और मंत्रियों के निवास स्थान होते हैं और वहाँ से ही संपूर्ण देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस तरीके की बातें इसने राजधानी के बारे में की हैं। और राजधानी जो है वो मनु के अनुसार एक सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए। और इसमें प्रयास ये कि किसी दुर्ग के अंतर्गत राजधानी को होना चाहिए। और 6 प्रकार के दुर्गों की उसने बात की है कि किसी भी राजधानी को दुर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। और 6 प्रकार के, जैसे धनु दुर्ग है, जल दुर्ग है, निरा दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। तो इसमें उसने कहा है कि जो गिरि दुर्ग होता है वही श्रेष्ठ होता है, जो कि पर्वत के ऊपर होता है, पहाड़ के ऊपर होता है। और वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। ऐसा किला, ऐसा दुर्ग जो है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, बाह्य आक्रमणों से उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग के रूप में माना है और उसी के अंतर्गत प्रयास हो कि राजधानी उसके अंतर्गत रखी जाए। फिर आते हैं राष्ट्र। जो चौथा अंग है वो राष्ट्र के रूप में है। और राष्ट्र के रूप में क्या चीज़ आती है, उसने कहा है कि राजधानी के अलावा संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण जनता, ग्राम और उनकी जनता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो संपूर्ण प्रदेश जो है वो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, जो कि जनता और गांवों से मिलकर के बनता है। तो उस में उसकी सुरक्षित व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा है कि इनके जो नगर जो है व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि शांति व्यवस्था, संपन्नता, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में सभी जो नागरिक हैं वो संपन्न रहें और कुशल जो संपन्न देश बन करके रहे। फिर वो जो पांचवा जो अंग है वो कोष के रूप में है। और ये जो खजाना के रूप में कहा जा सकता है इसको, किसी भी देश के राष्ट्र का एक खजाना है, तो वो भरपूर होना चाहिए, तभी जा कर के हम कर्मचारियों, जनता के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, कल्याणकारी योजनाएं चला सकते हैं, कर्मचारियों के लिए वेतन दे सकते हैं। तो राजा को इन्हें बढ़ाते रहने की सलाह इसके अंतर्गत दी गई है। और छठवां जो है वो दंड है। दंड यानी कि उसने इसका नाम सेना के रूप में दिया है कि जो किसी भी देश की जो सेना होती है वो चतुरंगिनी सेना होनी चाहिए, इसके अलावा जल सेना भी होनी चाहिए। तो उसी से कोई देश सुरक्षित रहता है। बाह्य आक्रमणों का सामना करने के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो सेना होती है वो महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो ये बात उसने छठे अंक के रूप में उसने रखा है। और अंतिम जो है सुहृदय के रूप में, यानी कि मित्र राष्ट्र की बात करता है। और मित्र राष्ट्र जो आपातकाल में किसी भी देश का या राष्ट्र का सहयोग करता है, तो बाहरी आक्रमण के समय या विदेश युद्ध के समय वो हमेशा सहयोग करता है। तो इसलिए जो मित्र राष्ट्र अधिक से अधिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और इसके अलावा उसने 4 प्रकार के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रकार के राष्ट्र होते हैं, एक शत्रु होता है, एक मित्र होता है, एक मध्यम राष्ट्र होता है और एक उदासीन राष्ट्र होता है। इनकी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की है। और मित्र राष्ट्र
अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, आपातकाल में सहयोग करने के लिए। तो इस प्रकार से किसी भी देश का या राष्ट्र का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है, और उसका सफल संचालन करने के लिए मंत्रीगण होते हैं और सेना होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।